हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम नवपाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। नवपाषाण काल क्या था, ये कैसा कालखंड था और ये मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल से कैसे अलग था, और इसमें ऐसी क्या मुख्य घटना घटित हुई जो ये नवपाषाण क्रांति के रूप में बदल गया। तो दोस्तों चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, और आज हम नवपाषाण काल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। नवपाषाण काल कैसा काल था और इसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी, और इस काल में क्या मुख्य परिवर्तन हुए, और ये मध्यपाषाण काल से कैसे एकदम अलग काल कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड था वो 8000 से लेकर 6000 बीसी तक था। 8000 से 6000 बीसी तक। और नवपाषाण शब्द नियोलिथिक एज के जनक जो है वो सन जॉन लुबाक को माना जाता है। नवपाषाण जो शब्द था, सर जॉन लुबाक ने ये शब्द दिया था, नवपाषाण शब्द। नवपाषाण क्रांति एक नया वर्ड है, नवपाषाण क्रांति। गार्डन चाइल्ड ने अपनी मैगजीन प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैगजीन में नवपाषाण क्रांति जो था ये नया वर्ड दिया था। इसको नवपाषाण क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि नवपाषाण काल एक महान परिवर्तन का काल था, और इससे जो पहला टाइम पीरियड था उसमें मनुष्य खानाबदोश जीवन में जीता था, आखेट करता था, और मतलब कृषि का उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था। तब तक सिर्फ पशुपालन करना सीखा था उसने। इसलिए इस काल की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, इसको हम नवपाषाण क्रांति क्यों कहते हैं? यह एक महान परिवर्तन का काल था। इससे पहले पूरा पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो, में मानव केवल पशुओं के आखेट, खानाबदोश जीवन, पशुपालन आदि को ही शुरू किया था, लेकिन कृषि से पूरी तरह अनभिज्ञ था। मनुष्य जो था उस समय का जो मानव था वो कृषि से पूरी तरह अनभिज्ञ था। ये एक ऐसा कालखंड था जहाँ मानव को कृषि का ज्ञान होता है। मानव को कृषि का ज्ञान होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि का जो पहला हमें साक्ष्य मिलता है कृषि के ज्ञान का मनुष्य को, वो हमें नवपाषाण काल के अंदर मिलता है। और कृषि की शुरुआत से मनुष्य का जो जीवन था उस समय के उनके स्थायी आवास की एक संकल्पना उभर कर आई, जिससे गांव और बस्ती का विकास हुआ और घर का विकास हुआ। कच्ची ईंटों के आयताकार घरों के उस समय साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसको हम नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। जो चाइल्ड महोदय थे उन्होंने इसलिए इसको नवपाषाण क्रांति कहा है, क्योंकि कृषि की शुरुआत से स्थायित्व की भावना आई और छोटे छोटे गांव और बस्तियों का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, छोटे जो खानाबदोश जीवन था मानव का वो एक स्थायी आवास के रूप में बनने लगा, और कृषि पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी विकास हुआ, जिससे एक महान परिवर्तन के रूप में सामने आता है काल। इसलिए हम इसको नवपाषाण क्रांति कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट स्थल कौन कौन से थे भारत के अंदर। नवपाषाणिक स्थल जो उस समय के थे, आप जैसे चित्र में देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जो एरिया था ये राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र था, और इधर अफगानिस्तान तक, और ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, ये भी पूरा नवपाषाण काल स्थलों में आता है। उस समय बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ एक जगह थी। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, जहां से हमें गेहूं के 3 किस्म के साक्ष्य मिलते हैं, जौ के 2 किस्म के, खजूर, अंगूर, कपास आदि के साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में 2 स्थल हमें मिलते हैं नवपाषाण काल के, बुर्जहोम और गुफ्फ कराल। ऐसे ही उत्तर प्रदेश जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद के समीप का जो क्षेत्र था, वहां पे हमें 3 इंपोर्टेंट स्थल मिलते हैं, कोल्डी हवा, चौपानी माडो और महागरा। ये इलाहाबाद के समीप थे तीनों स्थल। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में मांडूर जाओ भिब्बी एक स्थल था। डोजली हाडी असम में एक स्थल मिलता है, और ऐसे ही चिरान जो बिहार के सारण जिले में है, वो भी एक नवपाषाण कालिक स्थल है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कर्नाटक में, साउथ इंडिया के अंदर कर्नाटक में हमें 5-6 स्थल मिले हैं जो नवपाषाणिक स्थल है उस समय के। पिकलीहल, कोटेकल, हल्लूर, मास्की, ब्रह्मगिरी,
संगनकल्लू और टिकलकोटा। और ऐसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर 3 स्थल मिलते हैं, उतनूर, नागार्जुनकोंडा, कुड्डेकल। और एक स्थल मिलता है कोचमपल्ली तमिलनाडु में। तो जो कर्नाटक के अंदर जो स्थल थे टिकलीहल, कोडिकल, और आंध्र प्रदेश के अंदर उतनूर, और कर्नाटक के अंदर संगनकल्लू, टिकलीकोटा, यहाँ से मैं राख के जो टीले थे दक्षिण भारत के अंदर, साउथ इंडिया में राख के टीले भी मिलते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे पहले उगाई जाने वाली जो फसल थी वो राई मिल्ट थी। राई मिल्ट जो थी वो दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल थी। और कृषि का जो अवशेष बचता था उसको गोबर को जलाकर राख के टीले बनाए जाते थे। तो दक्षिण भारत के अंदर उतनूर, टिकलीहल, कोडिकल, संगनकल्लू, टिक्कलकोटा कुछ मुख्य ऐसे स्थल थे जहां से हमें राख के टीले भी मिलते हैं। इसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट स्थल थे भारत के और उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर बुर्ज होम की बात करते हैं। बुर्ज होम का जो अर्थ होता है इस शब्द का, उसका मतलब होता है जन्म स्थान। बुर्ज होम मतलब जन्म स्थान। यहाँ से हमें 2 चीज के साक्ष्य मिलते हैं। पहला, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें बुर्ज होम से मिलते हैं। दूसरा, झीलों के किनारे गर्तावास यहाँ से मिलते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो स्थल था जम्मू कश्मीर के अंदर गुफ्फ कराल, वहां से इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। और यहाँ से गर्तावास मतलब गड्ढों में घर। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढों के अंदर घर जो बनाए हुए थे वो उनके साक्ष्य मिलते हैं हमें। और बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरण मिलते हैं। यहाँ से हड्डी के उपकरण बड़ी संख्या में मिलते हैं। इसी प्रकार जो बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ था वो बहुत ही इंपोर्टेंट स्थल है, नवपाषाणिक मेहरगढ़। यहाँ से 7000 BC में लगभग सबसे प्राचीनतम गांव या बस्ती के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 7000 BC मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। तीसरा इंपोर्टेंट स्थल है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, यूपी में था, इलाहाबाद के समीप। यहाँ पर पूरे विश्व में धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व में धान के प्राचीनतम साक्ष्य और इंडिया के भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका कोल्डी हवा। ऐसे ही नेक्स्ट जो स्थल था चौपानी माड़ो, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप था। यहाँ से सबसे प्राचीनतम मर्द भांड के साक्ष्य मिलते हैं। मर्द भांड मतलब पोर्ट या बर्तन के सबसे जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो चौपानी माड़ो, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समीप से हमें मिलते हैं। और यहाँ से एक मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी और साझा चूल्हा, इनके साक्ष्य भी मिलते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो स्थल था महागरा, उत्तर प्रदेश में ही, इलाहाबाद के समीप। यहाँ से प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिलते हैं। धान व जौ के साक्ष्य मिलते हैं और गोलाकार एक झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट जो स्थल है चिरान, बिहार के सारण जिले के अंदर। सबसे अधिक हड्डी उपकरण यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। लगभग 480 जो हड्डी के उपकरण थे वो चिरान से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ हिरण की हड्डियां, गुफ्फ कराल की तरह। गुफ्फ कराल में भी हमें काफी हड्डी के जो उपकरण थे वो मिले हैं। लेकिन ये एक ऐसा नवपाषाणिक स्थल था जिसके अंदर सबसे अधिक हड्डी के उपकरण हमें चिरान से मिले हैं। ये यूपीएससी और आईएएस में और पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ये इंपॉर्टेंट है। चिरान ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जहां सबसे अधिक हड्डी के उपकरण मिलते हैं पूरे नवपाषाण काल के अंदर। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर गेहूं की 3 किस्म, जौ की 2 किस्म, खजूर, अंगूर, कपास आदि के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। तो आज की जो वीडियो थी नवपाषाण काल की क्या विशेषता थी, इसके क्या इंपोर्टेंट स्थल थे, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में पूरा अच्छी तरह आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कुछ भी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। और आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।
वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।